गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग देख रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला में कल हम लोगों ने देखा था स्वर देखे हमने 13 प्रकार के स्वर देखे और उन 13 प्रकार के स्वरों को हमने 8 तरीके से कैटेगराइज करके मैक्सिमम जितने प्रश्न जहाँ से आ सकते हैं वो सारे हमने उससे देखे हैं। अगर देखो वर्णमाला समझनी है ना तो स्वरों को समझना है। आज हम व्यंजन डिस्कस कर रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो बड़े ध्यान से देखना। स्वर से संबंधित कोई भी प्रश्न उसके बाहर नहीं जाएगा, बस ठीक है। और आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजनों को कितनी तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, व्यंजन कितने होते हैं और सारी चीज़ें, ठीक है। देखो सबसे पहले नंबर 1, वर्णमाला में 2 चीज़ें हैं, स्वर प्लस व्यंजन, ठीक है। और लेखन के आधार पर देखो 13 स्वर हैं प्लस 39 व्यंजन हैं और ये हो जाते हैं 52 लेखन के आधार पर, ठीक है। तो हमने 13 पिछली 1 घंटे की क्लास में हमने 13 ही डिस्कस किए हैं। बहुत मेहनत लगी है, एक बार देख लोगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा ग्रामर में आपकी, ठीक है। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजनों को मोटा मोटा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है और उन्हीं 3 कैटेगरी से आपके सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो वो 3 कैटेगरी कौन सी हैं देख लो। देखो व्यंजनों को मोटा मोटा 3 भागों में हम बांटेंगे। व्यंजनों की प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण, व्यंजनों के उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण और व्यंजनों के उच्चारण स्थान कहाँ से वो, एक तो होता है कि साउंड हमने किस आधार पे बोले हैं उस आधार पे वर्गीकरण कर दिया। एक ही कंठ से निकल रहे हैं, तालव्य से निकल रहे हैं, मूर्धा से निकल रहे हैं, उस आधार पे हम इनका वर्गीकरण करेंगे। और यूजुअली आपको ये तीनों वर्गीकरण किसी भी एक जगह पे नहीं मिल रहे हैं और इनके फिर सब क्लॉजेज भी हैं। तो बहुत गहराई से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। आपका जो सबसे फेवरेट टॉपिक हो जाएगा ना वो वर्णमाला हो जाएगा इस क्लास के बाद। ध्यान रखना, बहुत गहराई से करेंगे, बस पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस क्या करेंगे? व्यंजनों की प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण। अच्छा देखो हमारी जो वर्णमाला है वो किस तरीके से विभाजित है वो हमें इसमें देखना है। हमारी वर्णमाला 4 प्रकार से व्यंजनों की प्रकृति को डिवाइड करती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्यंजनों की प्रकृति के अनुसार या वर्णमाला के अनुसार किस तरीके से विभाजित किया गया है तो वर्णमाला में व्यंजनों की प्रकृति के अनुसार व्यंजनों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। व्यंजनों की प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण में व्यंजनों को 4 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब हम इनको आगे देखेंगे, ठीक है। चलो प्रकृति के अनुसार व्यंजन वर्गीकरण देख लेते हैं। 4 हैं इसमें। 1, संयुक्त व्यंजन। देखो प्रकृति के अनुसार व्यंजनों का वर्गीकरण कितना कैसे हो जाएगा? 4 भागों में हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें कौन से स्पर्श व्यंजन में आते हैं का से मा तक। का से मा तक। अब देखो इसमें है क्या क्या। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन भी समझ लो। आते कहाँ से कहाँ तक हैं? आते हैं इसमें का से मा तक। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? एक होते हैं फेफड़े, फेफड़े जो हम अंदर से दम लगा के जो वायु निकालते हैं वर्णों के उच्चारण में, वो वायु कहाँ से आती है? फेफड़ों से। अंदर से आएगी ना, ठीक। अब वो कहाँ आएगी? वो आएगी कंठ में, फिर वो आएगी तालु में, फिर वो आएगी मूर्धा में, फिर वो आएगी दांतों में, फिर वो आएगी ओष्ठ से।
यानी कि जो हमारी वायु फेफड़ों से जो हम दबाव दे के वायु को बाहर लाते हैं तो वो इन सभी जगहों से घर्षण करती हुई या निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो इनको स्पर्श करती हुई बाहर निकलेगी। वायु दाब अंदर से आया तो अब वो स्पर्श क्या करेगी, या तो आपका कंठ करेगी, तालु करेगी, मोधा करेगी। मोधा क्या होता है, मुंह का ऊपरी हिस्सा मोधा होता है, फिर दंत होते हैं, फिर ओष्ठ होते हैं। तो जो भी हम वायु अंदर से जो हम दम लगा के वायु को बाहर ला रहे हैं, अब वो जहाँ जहाँ जिन जिन अंगों को स्पर्श करके बाहर निकलेगी उन सभी वर्णों को क्या कह देंगे, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो देखो हवा का संचरण कैसे कैसे होगा, कंठ, तालु, मूधा, दंत, ओष्ठ। देखो कंठ, तालु, मूधा, दंत, ओष्ठ, हवा का संचरण जब इनको स्पर्श करते हुए निकलेगा तो उन सब व्यंजनों को क्या कह देंगे, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा समझ में आई। जो व्यंजन इन सब चीज़ों को टच करता हुआ, स्पर्श करता हुआ निकलता है, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आ जाएंगे, देखो इसका क्रम ना रटना नहीं है, फिर समझ लो। देखो कैसे बेहद आसान है, बेहद आसान। हवाई कंठ में आएगी, कंठ हो गया। तालु, जीवा का पिछला हिस्सा जहाँ से जीवा जुड़ी होती है, जो ढलान होता है, इसको तालु बोलते हैं। ठीक है। मोधा, मुंह के ऊपर वाला हिस्सा जिसमें जीवा लगती है उसे क्या कहेंगे, मोधा। फिर मोधा के बाद दंत, दांतों से हवा टकराएगी, स्पर्श करेगी, निकलेगी बाहर। फिर इसके बाद ओष्ठ, ओष्ठों की एक विशेष आकृति हवा शब्दों के जन्म में सहायक होती है, जैसे ओ, ऊ। अगर मैं इस तरीके की एक खास आकृति ओठों की नहीं बनाऊंगा तो ये बाहर नहीं आएंगे। ओ, 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 समझ रहे ना। तो इन सब की एक विशेष स्थिति ही शब्दों के, व्यंजनों के, स्वरों के निकलने में सहायक होती है। तो स्पर्श व्यंजन क्या हो गए, जो हमारी हवा अंदर से जो संचरित होगी वो इनको स्पर्श करती हुई निकलेगी, उसी को क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से जाएंगे, देखो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। देख लो, पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा, यानी का से लेके मा तक की सभी ध्वनियां क्या हो जाएंगी, स्पर्श व्यंजन हो जाएंगी। लिख देता हूं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में हमने का से लेके मा तक की सभी ध्वनियों को रखा है। और इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसी में अलग से आपको बता दी जाता है द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन भी शामिल होते हैं। द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, ये भी इसी के तहत शामिल हैं। 25 और 2 27 से टोटल मिला के कितने वर्ण हो जाएंगे स्पर्श व्यंजन, 27। 25 प्लस 2, 25 देखो कैसे हो गए, का, खा, गा, घा, अड़ा, कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 5। चा, छा, जा, झा, वा, ये कितने हो जाएंगे 5। देखो कुछ वहाँ बोलते हैं हमारे यहाँ, कुछ अड़ा बोलते हैं, इसको सब जगह अलग अलग, दिल्ली में सारे लोग इसको अड़ा ही बोलते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पे इसको वहाँ बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपकी श्रद्धा है।
अब देखो टा ठा डा ढा अड़ा कितने हो गए? 5 हो गए। ये 2 एक्स्ट्रा हो गए। अब देखो ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। 5 वर्ग हैं, एक में 5 हैं, तो टोटल कितने हो गए? 25 हो गए। 2 ये एक्स्ट्रा हैं तो कितने हो जाएंगे? 27। यानी कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 27। ठीक, अब हम करेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं 4। य, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन कौन से हो गए? या, रा, ला, वा। अब इनको अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। जैसे या और वा को कहा गया है अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। या अर्ध व्यंजन। ऐसा इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये भी देखो स्वर क्या थे? 1 मात्रा और 2 मात्रा वाले, उनको बहुत आसानी से हम बहुत कम वायु दाब के साथ अंदर से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से या और रा में उतना ही प्राण लगती है, उतनी ही वायु लगती है जितनी कि स्वरों के बोलने में लग रही है। इसी बेसिस पे हमने इनको क्या कहा गया? अर्ध स्वर। बेहद आसानी से बाहर आते हैं। यद अलावा, यद अलावा, यद अलावा। समझ रहे हो? तो अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन की कैटेगरी में कौन कौन से आ जाएंगे? या, वा। ठीक, रा को लुंठित वर्ग में रखा गया है और ला को पाश्विक। अब लुंठित और पाश्विक क्या है ये समझना है। ठीक है, देखो अब हमें देखना है, हमने या और वा तो समझ लिए हैं, ये क्या है? अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन है। क्यों है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमें देखना है रा। रा को कहते हैं प्रकंपी या लुंठित। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। अब ये लुंठित क्या होता है? ट्रिल कॉन्सोनेंट क्या होता है? जब हमारे मुंह में एक स्थान शांत हो और एक स्थान में कप कपाहट हो। लुंठित क्या होता है? एक स्थान शांत और एक स्थान में कप कपाहट हो। अब जब बोलो रा, रा, हमारी जो जीवा का अगला भाग है उसमें क्या है? एक कपकपी होती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? प्रकंपी या लुंठित। जब देखो, जब जीवा के अग्रभाग में कपकपाहट हो तो उसे क्या कहेंगे? लुंठित कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर लेना है। तब हम देख लेते हैं ला। ला को बोलते हैं पाश्विक। ला, ला, ला। अब जरा ध्यान से बोलो ला। हमारी जो जीवा है हमारे मोधा के अगले हिस्से में लगती है और साइड में से हवा क्या होती है? पास होती है। ला, ला, ला। हमारी जीवा फोल्ड हो रही है और मोधा के ऊपरी हिस्से में लगती है और साइड से हवा क्या होती है? पास होती है। तो क्योंकि साइड से हवा पास हो रही है इसीलिए इसको क्या कहा गया है? पाश्विक। हमारी जीवा मोधा से टकराई है, पार्श्व से क्या हो रहा है? वायु का संचरण हो रहा है। स्पर्श व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन क्या है? समझ में आया? अंतस्थ व्यंजन की 4 कैटेगरी हैं। या, रा, ला, वा। या और वा आपने समझ लिया, अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन कहा गया। एक लुंठित है जो कि रा है, इसको प्रकंपी भी कहा गया है क्योंकि जीवा का आखिरी इनिशियल भाग, सुर वाला भाग क्या कपकपाता है। ला में हमारी जीवा मूधा से लगती है और साइड से हवा पास होती है, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है? अंतस्थ व्यंजन। अब हमें देखना है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ठीक। ऊष्म व्यंजन क्या है? जिन्हें बोलते समय हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है या बहुत घर्षण के साथ बाहर निकलते हैं, और जब घर्षण होगी तो ऊष्मा निकलेगी, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? ऊष्म व्यंजन कहा गया है। ठीक है, और देखो ऊष्म व्यंजन के विषय में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। ये क्या है? तालव्य। तालव्य यानी ये तालु से निकलता है।
कंठ के ऊपर क्या है, तालु। ये किससे निकलता है, तालु से निकलता है। श, षटकोण वाला श है ये मूर्धन्य है। ये किससे निकलता है, ये मूर्धा से निकलता है। देख लो, ये निकलता है तालु से, ये निकलता है मूर्धा से। मूर्धा क्या होता है, हमारे मुख का ऊपरी हिस्सा मूर्धा होता है। इससे इधर तालु, फिर इधर कंठ, ठीक है। फिर दंत मूल, वतस्य क्या होता है, दंत मूल। यानी जब जीवा दांतों के अंदरी सिरे से टकराएगी, मसूड़ों से टकराएगी, तो उसे क्या कहेंगे, दंत मूल। सा उच्चारण या ध्वनि बनाने से पहले ही जीवा कहाँ चली जाती है, दांतों के निचले वाले सिरे से, जहाँ पे कि आपके मसूड़े होते हैं, ठीक। फिर देखो, इसके बाद है स्वतंत्रीय, कंठ के भीतर स्थित है हा। अब अंतर समझ लो, हा बोलो, हा। जब भी हम हा बोल रहे हैं तो हमारी जीवा पीछे की तरफ नीचे की ओर हल्का सा खिसकती है, हा। और वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है कुछ इस जगह से, यानी हमारे स्वतंत्री के कंठ के हा। समझ पा रहे हो, यानी स्वतंत्रियों के भीतर, कंठ के भीतर से ये निकलता है, यानी कंठ के भीतर स्थित है ये, और ये बाहर है। अब देखो क्या है, ये जो है, ये क्या है, ये तीनों अघोष हैं। अघोष महाप्राण। और ये जो है, ये है सघोष महाप्राण। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आता ही आता है, ध्यान से पढ़ना है। श तालव्य है, श मूर्धन्य है, दंतमूल है, कंठ के भीतर से आता है। ये अघोष महाप्राण हैं तीनों, वो सघोष महाप्राण हैं। अघोष मतलब अल्प आवाज़ में, अल्प प्राण खर्च करने में निकलता है, वो थोड़े से ज़्यादा प्राण खर्च करने से निकलता है। सघोष मतलब जब आपका बल अधिक लगे। महाप्राण मतलब ये दोनों महाप्राण कैटेगरी में ही हैं, लेकिन एक में कम बल का ऊष्मा निकल रही है या कम बल लगाने पे निकल रहा है, दूसरा अधिक बल लगाने पे निकलता है, ठीक है। अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष को आगे बहुत विस्तार से करना है, अभी बस इतना समझ लो। इनको पूरा बहुत विस्तार से हम लोग करेंगे। हमारी पहली कैटेगरी की, दूसरी की, अभी हो गई तीसरी, अब हमें देखनी है चौथी। यानी प्रकृति के अनुसार व्यंजन वर्गीकरण कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, संयुक्त व्यंजन। और बड़े ध्यान से करना, व्यंजन या वर्णमाला में से प्रश्न इसके बाहर आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो मन से करो, दोबारा करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं कभी, मतलब ये चैप्टर दोबारा नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो आगे, अब हमें देखना है ऊष्म। संयुक्त व्यंजन कैसे बने हैं, आधा का, आधा शा से 6 ज्ञ, इनसे भी आपको प्रश्न आते हैं, इनसे भी क्या हो रहा है, आपको प्रश्न आ रहे हैं। अब जरा हम इनको कैलकुलेट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें टोटल प्रकृति के अनुसार व्यंजन कितने हैं हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो 27 तो ये हो गए थे, 27 ये हैं, 4 ये हैं, और 4 ही हमारे ऊष्म थे, और 4 ही हमारे क्या हैं, ये हैं, यानी संयुक्त। 27 और 12, ठीक। ये देख लो, मैच कर लो, पता चल गया हमारी प्रकृति के अनुसार व्यंजन वर्गीकरण किस तरीके से हमने किया है। क्लियर। अब हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर, फिर हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के स्थान के आधार पर। दोनों चीज़ें अलग हैं, ध्यान रखना है। अभी हमने वर्गीकरण कैसे किया,
वर्णमाला की प्रकृति के अनुसार व्यंजनों का वर्गीकरण था। फिर हम देखेंगे उच्चारण के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे, और उसके आगे फिर देखेंगे उच्चारण के स्थान के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण। मैं फिर कह रहा हूँ, इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन एनालिसिस आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। ध्यान से पूरा वीडियो ख़त्म कर लो, फिर एग्ज़ाम कोई सा हो, वर्णमाला से कोई भी प्रश्न आएगा तो फिर आपको आएगा, चाहे किसी को आए या ना आए। तो ध्यान से कर लो बस। देखो अब हमें क्या देखना है, उच्चारण प्रश्न के आधार पे व्यंजन वर्गीकरण, और ये है 8 प्रकार का। ये कितना है, 8 प्रकार का। तो देख लेते हैं 8 प्रकार कौन कौन से हैं। देखो अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है उच्चारण के प्रश्न के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण। कैसे? उच्चारण प्रश्न यानी उच्चारण बोलने की दृष्टि से इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे बांटा गया है कुल 8 भागों में। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से करना है। उच्चारण प्रश्न के आधार पे वर्गों का वर्गीकरण कितने टाइप से है, 8 प्रकार से। देखो कैसा, स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिका व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुठित व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन। सारे इससे पहले हमने डिस्कस किए हैं। कैसे? इससे पहले सारे के सारे पढ़े हैं, लेकिन वो जो कैटेगराइजेशन था वो किस बेसिस पे था, वर्णमाला में जो प्रकार हैं उनको कैटेगराइज किया है व्यंजनों का। ये कैसा है, ये उच्चारण के आधार पे है, वो प्रकृति के आधार पे था। उच्चारण के आधार पे 8 हो गए। स्पर्शी व्यंजन समझाया ही है। संघर्षी व्यंजन जो ऊष्मा क्षय होने से निकलते हैं वो संघर्षी हो गए। स्पर्श संघर्षी हो गए, चा छा जा। स्पर्श संघर्षी इनके मुकाबले में ये थोड़े से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं या ऊष्मा व्यय हो रही है इनको निकलने में, तो विद्वानों ने स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की कैटेगरी में चा छा जा को रखा है। ये आपको पता होना चाहिए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। नासिका व्यंजन तो सबको पता ही कि जो सबके अणा वाले जो पार्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, नासिका व्यंजन हो जाते हैं। पार्श्विक में अभी थोड़ी इसी से पहले पार्श्विक पे थोड़ा सा डिस्कस किया हमने, प्रकंपी भी डिस्कस किया है, उच्छिप्त भी डिस्कस किया है और संघर्षहीन भी हमने डिस्कस किया था। बस इतना देख लो कि अब एक नई कैटेगरी इन्होंने उच्चारण के प्रश्न के आधार पर बना दी है। ये पढ़ा तो हमने अभी सारा ही था, तो ये कैटेगरी भी ध्यान रखनी है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट होने जा रही है वर्णमाला में व्यंजन में, वर्णमाला भी क्या कहें, व्यंजन। उच्चारण स्थान के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या कहना है, उच्चारण स्थान, कंठ से निकलता, तालु से निकलता, मूर्धा से निकलता, तालव्य से निकलता, कहाँ से निकल रहा है, उस आधार पे अल्प प्राण है, महाप्राण है, सघोष है, अघोष है, वो सारी चीज़ें अब हमें देखनी है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो बस यही है जिसे अब हम करने जा रहे हैं, लेकिन इसको भी क्या करना है, लर्न करना है बड़े ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है, ठीक है। देख लेते हैं इसको किस तरीके से हम करेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पे हमने व्यंजनों को 3 तरीके से विभाजित किया है, 1, 2, 3। देखो सबसे पहले कि कंठ से निकला है, तालव्य से निकला है, मूर्धा से निकला है, दंतमूल से निकला है, वो इसमें देखना है। फिर अघोष है या सघोष है, अल्प प्राण है या महाप्राण है, ठीक है। आप बात समझ पा रहे हो? यानी वायु जब ज़्यादा दम लग रहा है तो महाप्राण, और जब आसानी से वायु संचरित हो पा रही है बिना दबाव के तो अल्प प्राण। जब स्वर तंत्रिकाओं पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, और जब कम दबाव पड़ेगा, कम कंपन होगा तो क्या होगा, और उच्चारण के आधार पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उच्चारण के आधार पर, ठीक है। देखो उच्चारण के स्थान के आधार पर, उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजनों को किस तरीके से डिवाइड किया गया है वो हमें क्या करना है, इसमें देखना है। बहुत वैज्ञानिक है, कभी रटने की कोशिश मत करना, बस आज 2-5 मिनट मेरे साथ में समझ लो, उसके बाद में ये टॉपिक आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा।
देखो कैसे, अब उच्चारण के स्थान के आधार पे कैसे हो जाएगा वर्गीकरण, देखो जरा ध्यान से। कंठ होता है सबसे पहले, तो ये क्या हो गया, कंठीय ध्वनियां हो गई, कंठ से निकल रही, का खा गा घा ड़ा। कंठ से ऊपर क्या होता है, तालु होता है, तो ये क्या हो गई, तालु, तालव्य ध्वनियां हो गई, इनको क्या कहेंगे, तालु या तालव्य ध्वनियां हो गई। फिर देखो क्या होता है, फिर होता है मूधा, तो मूर्धन्य ध्वनियां हो गई, मूधा से क्या बना, मूर्धन्य ध्वनियां हो गई, ठीक। फिर क्या आएंगे, ता 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 था दा धा, फिर क्या दांतों वाले हो गए, तो ये क्या हो गए, दंत्य ध्वनियां हो गई। उसके बाद क्या, ओठों से कौन कौन सी निकली, पा फा बा भा मा। सप्तमी ध्वनियों को बोलते समय हमारे ओष्ठ का यूज हो रहा है। अब बताओ कहीं रटना पड़ा, यही क्रम ध्वनि के पास होने का है हमारे मुख में, ठीक है। अच्छा, ये तो सारी की सारी नासिका हैं, ठीक है ना, ये तो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, नासिका हो जाएंगी। अब देखो कंठ में, का खा गा घा, चा छा जा झा, टा ठा डा ढा, ये उच्छिप्त हैं, ये संस्कृत में नहीं थे, ये इसी में आए हैं, और ये भी कैसी हैं, मूर्धन्य है। दंत आपको पता ही है, यानी कि कंठ, तालव्य, मूर्धा, फिर दंत और ओष्ठ, ये हो गया उच्चारण स्थान के आधार पे व्यंजन का वर्गीकरण। क्लियर है, उच्चारण स्थान पे के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। आगे देखो, हमें घोषत्व के आधार पे इनका क्या करना है, हमें वर्गीकरण करना है, किसके आधार पे, घोषत्व के आधार पे। अच्छा, घोषत्व के आधार पे स्वतंत्रिकाओं में कंपन होता है, इसमें दो बातें हो जाएंगी, या तो कंपन नहीं होता है या कंपन होता है। जब कंपन नहीं होता है तो अघोष, नहीं हो रहा है ना तो अघोष, हो रहा है तो सघोष। अब देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ जाते हैं, अब इसमें क्या होगा, फिर से दो बातें हो जाएंगी, एक होगा अल्प प्राण, एक होगा महाप्राण। सेम ऐसे इधर हो जाएगा, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को इस पे अगर हम अप्लाई कर दें तो ये हमारा घोषत्व के आधार पे हमारी जो सेकंड कैटेगरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखो, अब देखो क्या होगा, ये एक, ये दो, तीन और ये चार। अब इसको कुछ इस तरीके से आप मैचिंग कर दो, यानी का खा अघोष है, पहली वाली अल्प प्राण, दूसरी वाली महाप्राण। फिर ग और घा सघोष है, पहले वाली अल्प प्राण, दूसरी वाली महाप्राण, ठीक है। अब ये जो नासिका व्यंजन बच गए, ये नासिका व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण कैसे, सघोष अल्प प्राण, अल्प प्राण। देखो, देख, अघोष सघोष, अघोष में का खा, सघोष में गा घा। नासिका व्यंजन भी किस में आएंगे, सघोष अल्प प्राण में आएंगे। इस तरीके से इसे बहुत ध्यान से लिख लेना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। घोषत्व के आधार पे पता चल गया, हमें कंठ के आधार पे भी पता चल गया। अब जो हमें देखना है वो प्राण के आधार पे देखना है या वायु के आधार पे देखना है, ये समझ में आया। इसको बहुत ध्यान से कर लेना है। देखो, अघोष में भी दो होता है अल्प प्राण महाप्राण, सघोष में भी अल्प प्राण महाप्राण। 1 2 3 4 नंबर दे दो और चारों के साथ यहाँ पे इसको सेटल कर दो। आपको कभी भी कोई वर्ण रटना नहीं पड़ेगा। अगर कभी किसी ने पूछा कि था कैसा है, तो आपको पता है सेकंड है, सेकंड में अघोष आता है और अघोष में भी क्या है, महाप्राण है। तो इस तरीके से अगर आप इसको ग्राफ को लिख लोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे।
अब हमें क्या है, वायु के आधार पे देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। देखो हमारा लास्ट था उच्चारण स्थान के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण, उसका हम ये लास्ट थर्ड पार्ट कर रहे हैं, हवा या प्राणवायु के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो इसके आधार पर होता है दो प्रकार से वर्गीकरण। एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। जिस वर्ण को, जिस शब्द को, जिस ध्वनि को बोलने में हमारी कम ऊष्मा लगती है, कम ऊर्जा लगती है, वो अल्प प्राण, और जिसको बोलने में ज़्यादा क्षमता लगती है, अंदर ज़्यादा बल लगता है, उसे क्या कहेंगे हम, महाप्राण। अब इसको हम देखेंगे कि व्यंजन माला पे कैसे एप्लीकेबल करना है। ठीक है, देखो अल्प प्राण और महाप्राण प्राण व्यंजन क्या होता है, और इसके साथ ही हमारी वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखो हम कोई भी वर्ण बोलते हैं, जैसे का, खा, गा, घा। अब महसूस करो, का, गा, गा। का से गा को बोलने में ज़्यादा प्राण लग रहे हैं, या वायु घूम रही है, या प्रेशर लग रहा है उसमें। ठीक है, का आसानी से गा, गा। गा बोलने में मेहनत लग रही है, गा बोलने में शक्ति खर्च हो रही है। देखो सबसे पहले देखते हैं हम का, आसानी से निकल पा रहा है का। अब बोलो खा, खा। खा बोलने में गा के मुकाबले में या का के मुकाबले में ज़्यादा ऊर्जा लग रही है, दम लग रही है। का, खा, खा, गा। फिर आसानी से निकल गया घा। फिर घा में ताकत लगानी पड़ रही है। इसका मतलब क्या है, जिन वर्णों को बोलने में, जिन व्यंजनों को बोलने में कम ताकत लगती है, वो क्या हो जाते हैं, अल्प प्राण। जिनको बोलने में ज़्यादा शक्ति लगती है, वो क्या हो जाते हैं, महाप्राण। अब देखो अल्प प्राण कौन से हुए, 1, 3, 5, महाप्राण क्या हो गए, 2 और 4। और इस नियम को यहाँ पे लिख दें तो आपको क्या हो जाएगा, अल्प प्राण और महाप्राण में कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। देखो अल्प प्राण 1, 3, 5, महाप्राण 2, 4। क्लियर हो गया। महाप्राण कौन से हो गए, दूसरा और चौथा वर्ग हो गया। अल्प प्राण हो गए पहला, तीसरा और पांचवा। इस तरीके से हमने वर्णमाला को सभी प्रकार से करने की कोशिश की है। अब आपको कहीं भी कोई भी प्रश्न वर्णमाला से संबंधित मिल जाए तो उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। मुझे लगता है कि इतने तरीके से करने के बाद वर्णमाला का शायद ही कोई प्रश्न हो जो आपके एग्ज़ाम में आए और आपको ना आए। तो बड़े ही ध्यान से वर्णमाला को कर लेना है। स्वर हमने इससे पिछली क्लास में किया था, आज व्यंजन कर दिए हैं। इस तरीके से वर्णमाला को हमने जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते थे उनसे सबसे कंप्लीट करने की कोशिश की है। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा वर्णमाला से आपको प्रश्न कहीं पे पूछ सकता है या इससे बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इट्स सफिशिएंट फॉर यू। आज के लिए इतना ही।